Hello, good morning, students. आज का टॉपिक है हमारा गवर्नर। ओके। आज का टॉपिक है हमारे गवर्नर्स। गवर्नर्स क्या होते हैं और किस तरीके से गवर्नर क्या काम करते हैं और कैसे वर्क करते हैं, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम गवर्नर की समझते हैं कि गवर्नर क्या होते हैं। द फंक्शन ऑफ ए गवर्नर is to regulate the mean speed of an engine when there are variation in the load। एग्जाम्पल के फॉर्म में, when the load on an engine increases its speed decreases, therefore it becomes necessary to increase the supply of working fluid. On the other hand, when the load on engine decreases, its speed increases, and thus less working fluid is required. The governor automatically controls the supply of working fluid to the engine with the varying load conditions and keeps the mean speed within certain limits. Okay. पहले मैं टाइप्स ऑफ गवर्नर, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या गवर्नर का बेसिकली रोल क्या है। देखिए, बेसिकली अब बड़े डीजल इंजन्स में टरबाइंस, स्टीम टरबाइंस और हाइड्रोलिक टरबाइंस और जो डीजल इंजन्स होते हैं, बिग डीजल इंजन्स जो पावर प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं, या इंजन्स जो बड़े नेवल शिप्स में यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर इंजन को मीन स्पीड पर गवर्न कराने के लिए गवर्नर यूज होते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म पे एक पावर प्लांट का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। टरबाइन, सपोज हमारे पास एक हाइड्रोलिक टरबाइन है। ओके। टरबाइन में जो इनपुट है वो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है, जो कॉनिकल निडल के थ्रू उसे उसके जिसे स्पीयर कहते हैं। तो कॉनिकल निडल जिसे स्पीयर कहते हैं, वहां पर नोजल में फ्लूइड वाटर के डिस्चार्ज को कंट्रोल किया जाता है। ओके। और टरबाइन की जो शाफ्ट होती है वो कनेक्टेड होता है आपका अल्टरनेटर से और जनरेटर से, इलेक्ट्रिक जनरेटर से। और इलेक्ट्रिक जनरेटर से ग्रिड को कनेक्ट किया जाता है और ग्रिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है हाउस होल्ड्स में। तो लेट सपोज एक पूरी सिटी को पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है।
किसी एक पावर प्लांट से। अब सिटी में कई सारे इंडस्ट्रीज भी होंगे, हाउसेस भी होंगे, तो टोटल लोड जो होता है किसी भी सिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का लोड, वो आवरली चेंज होता है। ओके, तो अगर इसे हम डिवाइड कर लें आवरली, मॉर्निंग का, मॉर्निंग, या इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ सिंपली, डे और नाइट। ओके, नाइट में जनरली जो हाउस होल्ड्स के जो लोड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लोड होता है, वो कम होती है, क्योंकि सब चीज़ें बंद हो जाते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह, और इंडस्ट्रियल लोड वहाँ पर ज़्यादा होता है। दिन में हाउस होल्ड आपका लोड ज़्यादा होता है, तो इसमें भी ओवरली बता रहा हूँ मैं आपको, अराउंड 10 AM के बाद यहाँ लोड डिक्रीज करता है, बाकी इंक्रीज रहता है आपका इवनिंग से आपके 8 AM 10 AM तक, 10 PM तक, तो लोड फ्लक्चुएट करता है यहाँ पे। लेट सपोज डिस्चार्ज जो है वाटर का, अच्छा, जो भी जो स्पीड होती है टरबाइन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाटर जो आपका डिस्चार्ज कर रहे हो यहाँ पर, और जो टरबाइन के शाफ्ट का आरपीएम होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी कितनी, पावर कितनी डेवलप होनी है, वो उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आरपीएम से। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका अल्टरनेटर है वो एक कांस्टेंट स्पीड पर रन कर रहा है, लेट सपोज n आरपीएम पर, और वो उस समय एक एग्जैक्ट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा है अमाउंट की, किसी एक फिक्स्ड अमाउंट की, और सडनली लोड इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही लोड इंक्रीज होगा, लोड इंक्रीज होने से, क्योंकि डिस्चार्ज तो आपने वेरी नहीं कराया, आरपीएम तो फिक्स रहेंगे, लोड इंक्रीज होगा तो अल्टरनेटर का आरपीएम डिक्रीज करने लगेगा, आरपीएम डिक्रीज होंगे। ठीक है, लोड इंक्रीज होने से, क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज नहीं बढ़ रहा है, इनपुट नहीं बढ़ रहा है, इनपुट नहीं बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट बढ़ गया, तो आउटपुट इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पर जो लोड है ना, उसके इंक्रीज होने से आरपीएम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज हमने इनपुट इंक्रीज नहीं किया, यानी कि वाटर डिस्चार्ज बढ़ाया नहीं। अगर यहाँ सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू द लोड, तो अल्टरनेटर एक पॉइंट के बाद रन करना स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं होगी सडनली। क्लियर? अब हमें इसमें क्या चाहिए, किस तरीके से, जैसे लोड इंक्रीज हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में अगर कोई मेरे पास ऐसी डिवाइस हो, ठीक है, जो इस स्पेयर को कंट्रोल करे। स्पेयर क्या है, ये कॉनिकल निडल है जो पैन स्टोक पे लगा होता है नोजल में, और डैम, जो डैम होते हैं हमारे, वहां से प्रेशराइज्ड फ्लूइड पाइप्स के थ्रू, जिन्हें पैन स्टोक कहते हैं, वहां से वाटर आता है, और यहाँ पर नोजल में, जब पैन स्टोक से नोजल में आपका जब वाटर आपका डिस्चार्ज हो रहा होता है टरबाइन पे, तो वहाँ उस वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है इस स्पेयर के थ्रू। तो स्पेयर की मूवमेंट को अगर किसी डिवाइस के थ्रू कंट्रोल किया जाए इस तरह से कि लोड अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो लोड इंक्रीज होने से आरपीएम डिक्रीज हुए, तो आरपीएम जैसे ही डिक्रीज हुए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से आउटपुट सिग्नल जाए स्पेयर को, और वो डिस्चार्ज को इंक्रीज कर दे। अगर डिस्चार्ज इंक्रीज होगा उसी अकॉर्डिंग, तो आरपीएम फिक्स हो जाएंगे फॉर दैट लोड, उसी के अकॉर्डिंग। फिर से एक्सप्लेनेशन फिर से मैं बताता हूँ, एक कांस्टेंट स्पीड पर रन कराने के लिए इंजन को, ठीक है, आपकी ये डिवाइस अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ आरपीएम ड्यू टू द लोड कंडीशंस,
ये आउटपुट सिग्नल्स आपके भेजेगा इंजन को, यानी कि जो सप्लाई जो इनपुट सप्लाई है, या यहाँ पर टरबाइन वाटर हाइड्रोलिक टरबाइन है तो वाटर सप्लाई है, इंजन होता तो फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करते। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग ये वेरिएशन को कंट्रोल करता है। इस डिवाइस को जो कंट्रोल कर रहे हैं आरपीएम को, इसे कहते हैं गवर्नर। गवर्नर गवर्नर इंजन्स को कांस्टेंट आरपीएम पर रन कराते हैं। ओके, गवर्नर इंजन्स को कांस्टेंट आरपीएम पर रन कराते हैं। किस तरीके के गवर्नर्स होते हैं बेसिकली, फिर इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे कि कैसे कंट्रोल करते हैं आरपीएम को और फ्यूल सप्लाई को। ठीक है, गवर्नर्स हमारे पास, पहले टाइप्स ऑफ गवर्नर हम देख लेते हैं, कितने तरह के गवर्नर होते हैं हमारे पास। सबसे पहला जो गवर्नर है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर और इनर्शिया गवर्नर, दो टाइप के गवर्नर होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर एंड इनर्शिया गवर्नर। ओके, सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर सब डिवाइड होते हैं दो टाइप में, एक होता है पेंडुलम टाइप और वॉट गवर्नर। सेकंड है आपका लोडेड टाइप गवर्नर। ओके, फर्स्ट है आपका पेंडुलम टाइप और वॉट गवर्नर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में, और सेकंड टाइप होता है इसमें लोडेड टाइप। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये सेंट्रीफ्यूगल और इनर्शिया गवर्नर में क्या डिफरेंस है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में इंजन की फ्यूल सप्लाई को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू इंजन में फ्यूल सप्लाई को अकॉर्डिंग टू द लोड कंट्रोल किया जाता है, जबकि इनर्शिया गवर्नर में इनर्शिया फोर्स के थ्रू, ओके, इनर्शिया फोर्स के थ्रू आपके इंजन की फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर में आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं सेंट्रीफ्यूगल टाइप का, तब आगे बढ़ते हैं अगले इसमें कितने टाइप के गवर्नर होते हैं। यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर आप देखें, एक सबसे पहले सेंटर में एक शाफ्ट होती है, इस शाफ्ट को कहा जाता है स्पिंडल। स्पिंडल, ठीक है। स्पिंडल जो होता है आपका, स्पिंडल डायरेक्टली इंजन से कनेक्टेड होता है, इंजन की शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ बैवल गियर लगाए गए हैं, अरेंजमेंट दिखाया गया है कि बैवल गियर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपके, ये इंजन की शाफ्ट से कनेक्ट होता है इंजन। ठीक है, तो जिस आरपीएम पर इंजन रन कर रहा है तो उसी आरपीएम पर स्पिंडल रोटेट होगा। ओके, क्लियर। स्पिंडल के अपर आर्म पर, अपर पॉइंट पर दो लिंक कनेक्ट किए जाते हैं, स्ट्रेट लिंक्स, इन्हें आर्म्स कहते हैं। यहाँ पिन ज्वाइंटेड होते हैं ये, ठीक है, पिवट पॉइंट पिन ज्वाइंटेड। आर्म्स के अदर एंड्स पर, जो फ्री एंड्स हैं, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी, वहां पर बॉल्स अटैच कहते हैं, मास अटैच, फ्लाई बॉल्स कहते हैं जिन्हें, वेट होता है इनमें, मासेस अटैच किए जाते हैं। और आर्म्स को, और स्पिंडल में एक हॉलो सर्कुलर बुश, बेसिकली, तो बुश इंसर्ट किया जाता है जिसे स्लीव कहते हैं। स्लीव स्पिंडल के शाफ्ट में इंसर्ट किए जाते हैं, और ये
रोटेट हो सकते हैं और फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं शाफ्ट के अलोंग अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एज वेल एज ये रोटेट भी कर सकते हैं। स्लीव के एंड्स को और आर्म्स को दो स्ट्रेट लिंक से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जिन्हें लिंक्स कहते हैं। क्लियर? अब इस अरेंजमेंट को आप देखें, इंजन अगर कांस्टेंट स्पीड n से रोटेट हो रहा है तो स्पिंडल आपका कांस्टेंट आरपीएम n से रोटेट होगा। बिकॉज अपर आर्म्स, इसके अपर पॉइंट को अपर आर्म से कनेक्ट किया गया है, तो अपर आर्म्स भी रोटेट होंगे। अगर अपर आर्म्स रोटेट होंगे तो यहाँ पर जो बॉल्स हैं वो भी उसके साथ में रोटेट होंगे, कनेक्टेड हैं। और यहाँ पिन ज्वाइन करके दो लिंक्स कनेक्ट किए गए हैं स्लीव के थ्रू, तो स्लीव भी रोटेट करेगा। जब अगर इस फ्लाई वॉल्स का अगर मास m है तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, एज वेल एज आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि इसका मास है तो एक वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बॉल्स का mg। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया Fc, इसकी कैलकुलेशन बाद में बताऊंगा अभी मैं। ये फोर्स Fc, डाउनवर्ड फोर्स mg, और अपर आर्म्स में टेंशन T एक पॉइंट पर जाकर इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन कर लेंगे। उस इक्विलिब्रियम पर इस बॉल की एक रेडियस ऑफ रोटेशन होगी, यानी कि स्लीव से, स्पिंडल से मास एक एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट पर जाकर रोटेट करेगा आर पर। क्लियर? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डाउनवर्ड वेट mg, और टेंशन T अपर आर्म्स में, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करेंगे। और यहाँ पर स्पिंडल को देखिए, अब ये तो गवर्नर है, अब अगर कांस्टेंट, अगर आरपीएम चेंज करेंगे तो उसके बाद पोजीशन भी इसकी चेंज होगी, तो गवर्नर के स्लीप पोजीशन चेंज होगी। देखिए, अगर आरपीएम यहाँ पर मैं इंजन का आरपीएम डिक्रीज होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज होगा, सेंट्रीफ्यूगल एमजी और टेंशन उसी के अकॉर्डिंग चेंज, एमजी तो नहीं चेंज होगा बट टी चेंज हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंज होने से, आरपीएम चेंज होने से बॉल्स क्या है, स्पिंडल की तरफ हल्का सा रेडियस ऑफ रोटेशन कम हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा तो बॉल्स विल मूव टुवर्ड्स द स्पिंडल, okay, and the radius of rotation of the balls will decrease. If the balls are moving towards the spindle, in that case sleeve will move in downward direction along the spindle. Is it clear? If the speed of the engine decreases, in that case centrifugal force will decrease. When the centrifugal force is decreased, in that case the fly balls will move towards the spindle, and the radius of rotation of these fly balls will decreases, and due to this sleeve will moves in downward direction along the spindle. In vice versa, if the speed of the engine will increase, in that case centrifugal force will increase, and due to this the fly balls will moves away from the spindle, and the radius of rotation of the fly balls will increase, due to which the sleeve will move in upward direction along the spindle. Okay, तो यहाँ बेसिकली जो आपका जो अकॉर्डिंग टू द आरपीएम, एक यहाँ पर एक फिक्स चीज होती है, हर एक फिक्स आरपीएम के लिए एक फिक्स रेडियस ऑफ रोटेशन होता है गवर्नर का, और उसी के अकॉर्डिंग एक फिक्स मूवमेंट होता है स्लीव का, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होते, फिक्स होता है कि अगर n1 आरपीएम है तो उस पर रेडियस ऑफ रोटेशन r1 होगा, अगर n2 आरपीएम है तो रेडियस ऑफ रोटेशन r2 होगा, और r1 r2 अगर पॉइंट्स पे रेडियस ऑफ रोटेशन है तो स्लीव की पोजीशन हमें नोन होगा कि स्लीव किस पॉइंट पर होगा।
स्लीव की पोजीशन इसके अकॉर्डिंग जब हमें पता है, नोन है, तो यहाँ पर इस मूवमेंट को हम यूज करते हैं इंजन के थ्रोटल वाल्व को कंट्रोल करने के लिए। व्हाट इज थ्रोटल वाल्व? थ्रोटल वाल्व्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्यूल सप्लाई ऑफ एन इंजन। ओके, थ्रोटल वाल्व्स को यूज किया जाता है इंजन में फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ओके, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में ऊपर एक कोनिकल निडल बताई थी आपको, मेटल का कोनिकल निडल होता है। This conical needle is used to control the supply of water in a hydraulic turbine, and this conical needle is known as a spear. Spear, okay. So the fuel supply will control by the throttle valve, and the movement of throttle valve will controlled by the movement of sleeve, है ना? Okay, and the movement of the sleeve will controlled by the RPM of the गवर्नर एट दैट टाइम। इफ अब इस सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के अकॉर्डिंग मैं आपको सप्लाई यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से फ्यूल सप्लाई कंट्रोल होती है। सपोज एक कांस्टेंट आरपीएम पर गवर्नर इस समय इंजन रन कर रहा है कांस्टेंट आरपीएम एन पर, और उसी के अकॉर्डिंग गवर्नर भी यहाँ पर एक कांस्टेंट स्पीड पर रन करेगा, और उसके अकॉर्डिंग स्लीव की एक एग्जैक्ट पोजीशन होगी। स्लीव यहाँ पर की पोजीशन से कनेक्टेड है एक बेल क्रैंक लीवर। अगर यहाँ पर स्लीव डाउनवर्ड मूव करेगी तो बेल क्रैंक लीवर का वर्टिकल लिंक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और हॉरिजॉन्टल लिंक आपका अगर ये अपवर्ड होगा तो हॉरिजॉन्टल लिंक में ये नीचे की तरफ, ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जिससे आपका थ्रोटल वाल्व ओपन होगा। और अगर अपवर्ड जाएगा तो थ्रोटल वाल्व यहाँ पर क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन फुल क्लोज की है, वर्टिकल जो पोजीशन होगी थ्रोटल वाल्व की वो 100% ओपन का है, ठीक है। और 100% ओपन कब होगा? अगर ये बेल क्रैंक लीवर का सेकंड, इस यहाँ पर सेकंड जो लिंक है जो थ्रोटल वाल्व से कनेक्टेड है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिंक मूवमेंट करेगा तो ये आपका 100% ओपन होगा। यहाँ पर अगर फिर से समझ लीजिए, बेल क्रैंक लीवर अगर स्लीव अगर डाउनवर्ड जाएगा तो बेल क्रैंक लीवर यहाँ पिन जॉइंट, तो वर्टिकल बेल क्रैंक लीवर का वर्टिकल लिंक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इज इट क्लियर? अगर ये ऊपर जाएगा तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए मान लेता हूँ मैं, इसे कंसीडर करता हूँ पॉइंट बी विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। if point B will move in upward direction, in that case this point C will move in downward direction. If C will move in downward direction, in that case throttle valve will open. Okay, now इंजन हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट स्पीड पर रन कर रहा है, और उसी के रिस्पेक्ट में हमारा ये गवर्नर भी कांस्टेंट स्पीड पर रन कर रहा है। क्लियर? यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बॉल्स पर, फ्लाई बॉल्स पर, और जो फ्लाई बॉल्स का वेट है और टेंशन इन दी अपर आर्म्स, ये फोर्सेस मिलके इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो रेडियस ऑफ रोटेशन है फ्लाई बॉल्स का वो फिक्स है। स्लीव की पोजीशन भी फिक्स है। क्लियर? और उसी के अकॉर्डिंग फ्यूल सप्लाई हो रही है इंजन को। अगर फ्यूल की सप्लाई कंट्रोल्ड रहेगा, फिक्स रहेगी, तो इंजन की स्पीड भी फिक्स होगी। अब सडनली सडनली लोड इंक्रीज हो गया फ्यूल इस पर, इंजन पर सडनली लोड इंक्रीज हो गया इंजन पर, तो लोड इंक्रीज होने से क्या होगा? अगर लोड इंक्रीज होगा और फ्यूल सप्लाई फिक्स है अगर, तो इंजन की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी।
भाई आप इनपुट इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, आउटपुट आप इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं, इनपुट इंक्रीज नहीं हो रहा, ऑब्वियसली जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होगी। एफिशिएंसी या फिर बोल सकते हैं परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस इट मींस स्पीड डिक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग। स्पीड डिक्रीज होते ही गवर्नर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज करेगा तो स्लीव रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होंगे, रेडियस ऑफ रोटेशन भी डिक्रीज होंगे। अगर रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीज करेंगे तो जो स्लीव है, स्लीव भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर स्लीव डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ दो स्टॉपर्स होते हैं, अपवर्ड टॉप स्टॉपर एंड बॉटम स्टॉपर, इससे ज्यादा नीचे अपवर्ड मोशन नहीं कर सकता है स्लीव। तो स्लीव अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, यहाँ पर इस बेल क्रैंक लीवर अरेंजमेंट के थ्रू उसी रेशियो में, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो फ्यूल सप्लाई है, थ्रोटल वाल्व का ओपनिंग है, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, इफ द लोड इंक्रीजेज, in that respect the fuel supply will also increase for for what, to compensate that increased load. Okay, जो लोड इंक्रीज हुआ है उसे कंपनसेट करने के लिए फ्यूल सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए। और जैसे ही ये लोड कंपनसेट हो जाता है फ्यूल इंक्रीज होने से, तो जो आरपीएम है इंजन का वो फिक्स हो जाता है, वो उसी पॉइंट पर रहता है। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस है लेकिन फिर भी सडन चेंज होने से ये फ्यूल सप्लाई को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। इफ द लोड ऑन द इंजन डिक्रीजेस, अगर डिक्रीज करेगा लोड इंजन पर, इस कंडीशन में जो स्पीड होगी, आरपीएम होंगे, वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोड डिक्रीज हुआ, फ्यूल सप्लाई फिक्स है, फ्यूल सप्लाई फिक्स होने की वजह से लोड कम होने से जो एक्स्ट्रा फ्यूल है वो इंजन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। तो इंजन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर इंजन की स्पीड इंक्रीज होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फ्लाई बॉल्स पर है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज इंजन की शाफ्ट से स्पिंडल कनेक्टेड है गवर्नर का। तो फ्लाई बॉल्स की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होते ही रेडियस ऑफ रोटेशन उसी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाएंगे। और रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ने से जो स्लीव है आपका, ओके, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, अगर स्लीव अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसी रिस्पेक्ट में यहाँ बेल क्रैंक लीवर अरेंजमेंट के थ्रू थ्रोटल वाल्व क्लोज होगा और फ्यूल सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दी लोड डिक्रीजेस। जितना लोड डिक्रीज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग फ्यूल सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। और फ्यूल सप्लाई डिक्रीज होने से आपका जो इंजन है उसमें जो आरपीएम है इंजन का वो फिक्स हो जाए, उसी फिक्स कांस्टेंट आरपीएम पर रन करेगा। सिमिलरली गवर्नर्स को हम यूज करते हैं आजकल। मैं आपको फिर से बता दूं, स्मॉल इंजन्स जो होते हैं व्हीकल्स में या आप जनरेटर वगैरह में हम जो देखते हैं हाउस होल्ड में यूज होते हैं, यहाँ पर मैकेनिकल गवर्नर्स यूज नहीं किए जाते हैं। इन इंजन्स में फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पहले यूज किया करते थे पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर, और अब हम यूज किया करते हैं बेसिकली फ्यूल सप्लाई कंट्रोल नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस के लिए एक्सेलरेटर तो रहते हैं हमारे पास, प्लस अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं हमारे कंट्रोलर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर उसको उसमें फ्यूल सप्लाई को पंप के थ्रू फ्यूल सप्लाई को हम कंट्रोल किया करते हैं आजकल। जो अगर अब फिर भी जो पावर प्लांट्स हैं, नेवल शिप्स हैं, या कोई इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा कोई मशीनरी है, तो वहां पर अगर कोई डीजल इंजन, बिग डीजल इंजन, या हम जैसे पावर प्लांट्स में टरबाइंस यूज किया करते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइंस, स्टीम टरबाइंस,
तो इन टरबाइन्स में फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, फ्यूल सप्लाई मींस इफ अगर स्टीम टरबाइन है तो स्टीम की क्वांटिटी को, उसके अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिक टरबाइन में वाटर की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, और अगर डीजल इंजन है तो वहाँ डीजल फ्यूल को कंट्रोल किया जाता है। इससे क्या होता है हमारा, जब हम इससे जो गवर्नर्स बड़े जो इंजन है वहाँ पर फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं तो इंजन को हम कांस्टेंट आरपीएम पर रन करा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ओके, क्लियर। ओके, तो टाइप्स ऑफ गवर्नर्स पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर आपने समझा। यहाँ पर मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया गवर्नर को, वो पेंडुलम टाइप और वॉट टाइप गवर्नर था। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को दो पार्ट में, पेंडुलम टाइप वॉट गवर्नर एंड लोडेड टाइप। लोडेड टाइप में स्लीव, देखिए पेंडुलम टाइप गवर्नर में बेसिकली स्लीव के मास को निग्लेक्ट कर दिया जाता है इन रिस्पेक्ट टू दी mass of the fly balls, but when और हम अदर टाइप जो लोडेड टाइप गवर्नर है, इसमें मोर आपकी कंट्रोलिंग, इसको सेंसिटिविटी कहते हैं, तो उसे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए स्लीव में मास अप्लाई कर देते हैं, वेट अप देते हैं। तो लोडेड टाइप गवर्नर दो तरह से होते हैं, एक होता है डेड वेट टाइप गवर्नर और एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल टाइप गवर्नर। तो डेड वेट टाइप गवर्नर बेसिकली यहाँ पर जो गवर्नर की जो स्पीड है, आरपीएम है, जो चेंज हो रहा है मोशन स्लीव का, यहाँ डेड वेट अप्लाई करते हैं स्लीव पर। और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में स्लीव के मोशन के अपोजिट में ऊपर स्प्रिंग अप्लाई करते हैं, तो स्प्रिंग उसको मोर सेंसिटिविटी। बेसिकली होता ये है कि पेंडुलम टाइप गवर्नर में अगर सडन फ्यूल में चेंजेस, लोड में चेंजेस हों, तो फ्यूल सप्लाई, बिकॉज मैकेनिकल एक पूरा सिस्टम है ये, तो फ्यूल सप्लाई सडनली इंक्रीज हो सकती है ड्यू टू द इनर्शिया। जिससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए लोड डिक्रीज हुआ तो फ्यूल सप्लाई बढ़नी चाहिए, तो सडनली एक, क्योंकि कंट्रोल नहीं है स्लीव के मूवमेंट पर, तो स्लीव एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पर मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूल सप्लाई और बढ़ जाएगी। ओके, और फ्यूल सप्लाई बढ़ने से एकदम से आपका क्या है, इंजन का आरपीएम इंक्रीज होगा, आरपीएम इंक्रीज होगा तो फिर से फ्यूल सप्लाई डिक्रीज होगी, तो वहां पर जो स्लीव है वो अनकंट्रोल्ड वे में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हम लोग हंटिंग कहते हैं। तो बेसिकली वॉट गवर्नर में इस, ये जो प्रोसेस पॉइंट है, इस यहाँ पर प्रॉब्लम होने की वजह से स्लीव पर हम लोग वेट अप्लाई करते हैं, और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में स्प्रिंग के थ्रू इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो जो डेड वेट टाइप गवर्नर है आपके, वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है पॉटर गवर्नर, एक होता है प्रोयल गवर्नर। और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर आपके फोर टाइप से होते हैं, एक होता है हार्टनल गवर्नर, हार्टंग गवर्नर, विल्सन हार्टनल गवर्नर और पिकरिंग गवर्नर। ओके, अब आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पेंडुलम टाइप गवर्नर और वॉट गवर्नर के कंडीशंस क्या होती हैं और किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, ओके, हेलो।
Okay. What governor? Before discussing the working of a what governor, कुछ टर्म्स हैं जो गवर्नर्स में हम लोग यूज किया करते हैं, पहले उसे हमें समझ लेना चाहिए। पहला है टर्म्स used in governors. First, height of governor. Height of governor. मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द हाइट ऑफ द गवर्नर। देखिए यहाँ पर जो फ्लाई बॉल्स हैं, जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग रोटेशन करते हैं, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन और जहां पर अपर आर्म्स इंटरसेक्ट करते हैं स्पिंडल पर उस पॉइंट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट ऑफ द गवर्नर कहा जाता है, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एच से। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन it is the vertical distance from the center of the ball to a point where the axis of the arms intersects on the spindle axis is known as height of governor. It is generally denoted by the small h. सेकंड टर्म है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्पीड। मैं यहीं आपको इसके साइड में ही सेकंड हमारे पास फर्स्ट है हाइट ऑफ गवर्नर, HEIGST हाइट ऑफ गवर्नर। सेकंड है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्पीड। व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्पीड? Equilibrium speed, it is the speed at which the governor balls are in complete equilibrium and the sleeve does not tends to move upward or downward. ओके, एक फिक्स्ड स्पीड है, एक जिस पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है स्लीव का, उसे इक्विलिब्रियम स्पीड बोलते हैं। हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट होती है और उस पर स्लीव का कोई मूवमेंट नहीं होता, तो उसे इक्विलिब्रियम स्पीड कहा जाता है, जहां मूवमेंट ना हो रही हो उस पॉइंट पर। थर्ड टर्म है जो हम यूज करते हैं, वो है हमारे पास मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। मीन इक्विलिब्रियम स्पीड, इक्विलिब्रियम speed. So it is the speed at the mean position of the balls or the sleeve. Okay, mean speed is equal to maximum plus maximum speed plus minimum speed by 2. Okay, now maximum and minimum equilibrium speed, basically the speed at which at the maximum and minimum radius of rotation of the balls without tending to move either way are known as maximum and minimum equilibrium speed. Okay, maximum and minimum speeds, maximum and minimum equilibrium speed.
ठीक है, यहाँ पर दो स्टॉपर्स होते हैं, मैंने दिखाया था ना आपको। उससे ज्यादा स्लीव मूव नहीं कर सकता। अगर अपर पॉइंट पे होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम आरपीएम जो भी होगा गवर्नर अटेंड कर सकता है, इस पॉइंट से ज्यादा स्पीड आरपीएम नहीं अटेंड कर सकता, दैट इज N1। और सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होगा यहाँ पर एक्सट्रीम, तो इस यहाँ पर सबसे लोएस्ट आरपीएम होगी, दैट इज N2। और मीन स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल N इज इक्वल टू N1 प्लस N2/2 होगा। और अगर हम इक्विलिब्रियम स्पीड की बात करेंगे तो कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीड जिस पर गवर्नर में स्लीव का कोई मूवमेंट नहीं होता है, उस स्पीड को हम इक्विलिब्रियम स्पीड कहते हैं। क्लियर? नाउ स्लीव लिफ्ट। स्लीव लिफ्ट, फर्स्ट पोजीशन स्लीव का और फिर सेकंड पोजीशन जो भी है, उन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को स्लीव लिफ्ट कहा जाता है। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस विच द स्लीव ट्रेवल्स ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड इज नोन एज स्लीव लिफ्ट। क्लियर? नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नर इज वॉट गवर्नर। वॉट गवर्नर, सिंपल वॉट गवर्नर बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले बताया वो वॉट गवर्नर का ही कंस्ट्रक्शन था। सिंपल, यहाँ केवल फ्लाई वॉल्स में वेट है और स्लीव में कोई भी वेट नहीं होता। वॉट गवर्नर में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है अपर आर्म्स का एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द गवर्नर, इट मींस स्पिंडल पे, स्पिंडल एक्सिस और जो आपके अपर आर्म्स इंटरसेक्ट करते हैं वो तीन तरह से हो सकते हैं। फर्स्ट इंटरसेक्शन होगा उसी पॉइंट पर इनका जहां पर वो एंड कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि उससे पहले एक लिंक लगा के थ्रू आपको कनेक्ट किया जाए अपर आर्म्स को। तो अपर आर्म्स फिर यहाँ देखिए स्लीव ये है, स्पिंडल ये है हमारे पास, और यहाँ पी पॉइंट पर एक लिंक के थ्रू अपर आर्म्स को कनेक्ट कर दिया गया है, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अपर आर्म सब इंटरसेक्ट कैसे करेंगे एक्सेस पे, उसको आपको आगे बढ़ाना होगा तो एक अपर आर्म को ऊपर टॉप पॉइंट पर जाकर वो कनेक्ट करेंगे, है ना। तो एक तो है फर्स्ट कंडीशन जहां पिवट पॉइंट क्या है, स्पिंडल पर ही है। दूसरा है कि मे बी ऑफसेट फ्रॉम द स्पिंडल एक्सिस, ओके। तो वो अपर आर्म को अब आर्म्स को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा तब जाके वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये एक अलग कंडीशन यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। दूसरी है आपके पास कंडीशन जिसमें जो आर्म्स हैं वो पहले ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनके अपर पॉइंट ऊपर, तो हमारा अपर पॉइंट ऊपर निकल गया, ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट नीचे यहाँ पर पिवट कर दिया गया। तो इसे इसे भी तो तीन तरीके से यहाँ पर अपर आर्म्स को स्पिंडल पर कनेक्ट किया जाता है, जो वेरिएशन है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, लेट small m is equal to the mass of the ball, mass of ball in kg, w is equal to the weight of the ball, weight of balls इन न्यूटन्स हो जाएगा, और ये इक्वल टू होगा स्मॉल एम जी, m into g। T, capital T is the tension in the upper arm, tension in arms, और in newtons, newtons, okay।
Omega. Omega is the angular velocity of the arm. Angular velocity of arm and ball about the spindle axis. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। और इसका जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड में हम इसे लेते हैं, रेडियन पर सेकेंड। स्मॉल आर्म इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल। तो रेडियस ऑफ रोटेशन basically it is the horizontal distance from the uh, axis of spindle and the center point of the balls. Okay, small r is the radius of rotation. ये मीटर्स में हम ले लेते हैं इसको। ओके, और Fc इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन न्यूटन्स, और ये होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर इन न्यूटन्स। And h, small h is the height of the governor. हाइट ऑफ द गवर्नर, इसे भी हम मीटर्स में ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, because this system is in equilibrium condition, that's why the equilibrium equations will be satisfied for this system. As we know that the algebraic sum of all the forces about any point should be equal to 0 if the system is in equilibrium, mechanical equilibrium. Now taking the moment of all the forces about the point O, so the moment of tension force T passing from the point O will be equal to 0 because the line of action of this force will passing from the uh, point about which we have to we are calculating the moment. So the vertical distance between the line of action of the force and the point is 0. So the moment of this force will equal to the 0, T is equal to 0. Now the moment of the centrifugal force Fc into the vertical distance between the line of action of the force and the center point O about which we are calculating the moment is h, okay, Fc into h, and this force tends to move this point O in clockwise direction. Okay, now the weight of the balls will tends to move this point in counterclockwise direction, and the vertical distance between the line of action of this weight and the uh, the point at which we are calculating the moment is small r. The centrifugal force is mr omega square into h is equal to the weight of the fly ball is mg into r. Here r is cancel out, m is also cancel out, h is equal to g upon omega square. We know that omega is equal to the 2 pi n by 60, where n is the rotation per minute, h is equal to the 9.81, g is 9.81, 2 pi
square into 60 square upon n square. Now calculating this value, 9.81 into 60 square divided by 2 pi square, it will be equal to the 895 upon n square, okay, in meters. This relation, this is the equation between the height of the governor and the rotation of the balls, yeah, spindle, okay. नेक्स्ट लेक्चर में इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.